हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास जो कोर्स का नाम है, जो सब्जेक्ट है वो है क्लासिकल मैकेनिक्स। और उसमें जो हमने एक न्यू चैप्टर आज स्टार्ट करने लगे हैं उसका नाम है सेंट्रल फोर्स एंड प्लानिटरी मोशन। ठीक है, तो पहले हम सेंट्रल फोर्स देखते हैं वो क्या होती है। सपोज दैट ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m इज सच दैट कि हमारे पास एक फोर्स है जो किसी m मास के पार्टिकल पे एक्ट कर रही है। तो उसके दो पॉइंट्स आगे क्या होंगे कि इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम mass m towards or away from a fixed point O। ठीक है, कि हमारे पास ये जो एक फोर्स जो है किसी मैस m पे के मैस पे जो एक्ट कर रही थी, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो एक फिक्स्ड पॉइंट O के टूवर्ड्स या फिर अवे, लेकिन होगी उसी के अलोंग। ठीक है, ये उस फोर्स की डायरेक्शन होगी और इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस r फ्रॉम O। ठीक है, ओ हमारे पास सेंटर और आर उस जो हमारे पास पर्टिकुलर एक फिक्स्ड पॉइंट था वहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, देन वी कॉल द फोर्स ए सेंट्रल फोर्स और सेंट्रल फोर्स फील्ड विद ओ एज अ सेंटर ऑफ द फोर्स। और आर हमारे पास क्या होगा, उसका डिस्टेंस उस पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर सेंटर तक। ठीक है, तो ये हमारे पास फिर इसका जो हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्म होगी वो क्या होगी कि फोर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ आर, और आगे हमारे पास आर होगा यहाँ पे यूनिट वेक्टर, जिसको हमने बाहर r1 लिखा हुआ है, ये होगा यूनिट वेक्टर। ये मीन्स कि उसका डिस्टेंस। तो इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर को हमें पता है किसी वेक्टर वेक्टर और उसकी मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर को मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा, आर वेक्टर ओवर आर की मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मीन्स कि इसको हम इस वे में भी लिख सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ आर, आगे वो आर यूनिट वेक्टर लिख दें या उसकी जगह क्या लिख दें, वेक्टर आर और ओवर उसकी मैग्नीट्यूड। उसके बाद हम क्या कहते हैं, द सेंट्रल फोर्स इज वन ऑफ द अट्रैक्शन टुवर्ड्स और रिपल्शन। ये अट्रैक्शन वाली फोर्स भी हो सकती है, रिपल्शन वाली भी हो सकती है। हमने क्या कहा है कि वो एक पर्टिकुलर उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करेगी, वो अब बेशक उसकी तरफ जाते हुए हो या उससे दूर जाते हुए हो। ठीक है, लेकिन होगा क्या, एक पर्टिकुलर पॉइंट से उसके लाइन ऑफ एक्शन से वो मूव करेगी। तो अब ये इसलिए अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। कब होगी, अगर हमारा जो एफ ऑफ आर है ये नेगेटिव होगा तो हम उसे कहेंगे ये हमारे पास रिपल्सिव फोर्स है, और अगर पॉजिटिव होगा तो उसे क्या कहेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन है सेंट्रल फोर्स फील्ड की या सेंट्रल फोर्स की, कि क्या होती है कि हमारे पास इसमें लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करती है। ठीक है, और इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस आर पर। अब हमारे पास आ रही हैं सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल फोर्स फील्ड। ठीक है, तो इसमें हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज आ रही हैं सेंट्रल फोर्स फील्ड की, तो इनके आगे प्रूफ्स भी हैं। तो आज की इस वीडियो में इन तीन प्रूफ्स को देखेंगे, इन प्रॉपर्टीज और इनके प्रूफ्स को देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि इफ़ ए पार्टिकल मूव्स इन ए सेंट्रल फोर्स फील्ड, मीन्स कि यहाँ पे हमने एक पार्टिकल को एज्यूम करना है जो कि अंडर ए सेंट्रल फोर्स फील्ड मूव कर रहा है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ होंगी जिसको सेटिस्फाई करेगा। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इफ़ ए पार्टिकल मूव इन ए सेंट्रल फोर्स फील्ड देन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर वैलिड। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि द पाथ और ऑर्बिट ऑफ द पार्टिकल मस्ट बी अ प्लेन कर्व। ठीक है, क्या मतलब कि द दिस प्लेन इज ऑलवेज टेकन एज एक्स वाई प्लेन। मीन्स कि अगर हमारे पास एक पार्टिकल एम मैस का वो अंडर सेंट्रल फोर्स फील्ड मूव कर रहा है तो उसकी जो हमारे पास उसका प्लेन होगा या उसका जो पाथ होगा वो हमेशा एक एक्स वाई प्लेन होगा। ठीक है, तो मैं पहले तीनों प्रॉपर्टीज़ को बता रहा हूँ, उसके बाद हम इसको वन बाय वन प्रूफ देखेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज कंजर्व्ड। ठीक है, कि अगर एक पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स फील्ड मूव कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो क्या होगा वो क्या होगा, कंजर्व होगा। और थर्ड जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो क्या है कि द पार्टिकल मूव इन सच अ वे दैट द पोजीशन वेक्टर और रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन ओ to the particle swept out equal area in equal time। दूसरे लफ्ज़ों में हम क्या कह सकते हैं इसको, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज कांस्टेंट।
जैसे सेकंड पॉइंट हमने क्या देखा कि द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, इसी तरह हम क्या कहेंगे कि हमारे पे द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और ये थर्ड प्रॉपर्टी को हम अक्सर ये भी कहते हैं लॉ ऑफ एरियाज। ठीक है, तो अब प्रूफ्स की तरफ आते हैं। फर्स्ट प्रूफ क्या हमने करना है कि हमारे पास अगर एक पार्टिकुलर अंडर सेंट्रल फोर्स फील्ड मूव कर रहा है तो क्या होगी उसकी मोशन एक प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में होगी। ठीक है, तो देखिए हम डेफिनेशन को यूज़ करेंगे, कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर ए फोर्स जो एक पार्टिकल, क्योंकि हमने क्या कंसीडर करना है कि एक पार्टिकल सेंट्रल फोर्स फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो वो डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो कंसीडर दैट कि हमारे पास एक फोर्स है इस सेंट्रल फोर्स फील्ड, जिसको हमने क्या कहा था कि एफ इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ आर और बाहर आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये हमने डेफिनेशन रखी। अब हमने क्या किया, दोनों साइड पे आर वेक्टर को मल्टीप्लाई करवा दिया। जब मल्टीप्लाई करवाया हमने तो ये जो यूनिट वेक्टर था एक आर को तो हमने मल्टीप्लाई करवाया, जो एफ ऑफ आर के साथ यूनिट वेक्टर था उसको हमने ऊपर क्या मैंने बताया था कि क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर ओवर उसकी मैग्नीट्यूड। तो अगर हम इस यूनिट वेक्टर आर को आर वेक्टर ओवर आर की मैग्नीट्यूड में लिख दें तो एक आर वेक्टर ये हो जाएगा और एक वो जिसको हमने मल्टीप्लाई करवाया है। तो आर क्रॉस आर हमारे पास, ये जो साइड पे ब्रैकेट मैंने बनाई है, आर क्रॉस आर हमारे पास क्या हो जाएगा, दो सेम वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा एक साइड, मीन्स के आर वेक्टर क्रॉस एफ वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये सारी टाइम जो इक्वल है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो मीन्स के आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद हम क्या कहते हैं कि सिंस आर वन इज इन दी पोजिशन डायरेक्शन ऑफ पोजिशन वेक्टर, तो जो फोर्स है हमारे पास वो किसकी इक्वल होती है, एफ इज इक्वल टू एम ऑफ ए, एम ए क्रॉस, ठीक है ना, कि मैस और एक्सेलरेशन की प्रोडक्ट की इक्वल होती है हमारे पास फोर्स। तो एक्सेलरेशन को मैंने कैसे लिख दिया कि डी वी ओवर डी टी, एम साथ में वैसे ही, तो ये एफ़ की वैल्यू थी, ये हमने ऊपर पुट कर दी एफ़ की जगह। तो जहाँ हमारे पास ऊपर हमें मिला था आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू ज़ीरो, वहाँ क्या आ जाएगा एफ़ की वैल्यू, तो आर क्रॉस एम डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, डी ओवर डी टी इसको बाहर निकाल दिया, अंदर क्या ब्रैकेट में आ गया आर क्रॉस एम वी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, मीन्स कि ये हमारे पास क्या हो गया, डेरिवेटिव आ गया। अब मैंने क्या किया, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन कर दी। इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या बच गया, क्योंकि देखें जो आर क्रॉस एम वी, ठीक है, आर क्रॉस एम वी का डेरिवेटिव था वो किसके इक्वल आ रहा था, ज़ीरो के। तो किसी भी क्वांटिटी का डेरिवेटिव ज़ीरो की इक्वल तब आता है जब वो कांस्टेंट होती है। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आर क्रॉस वी वो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, कोई कांस्टेंट सी उसकी इक्वल आ जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास इतना रिलेशन आ गया ए तक कि आर क्रॉस वी इज इक्वल टू सी। अब इसको हमने क्या किया, फिर आर वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले ली दोनों साइड पे। दोनों साइड पे फिर जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इस बार हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, पहले ऊपर राइट हैंड साइड ज़ीरो हो गई थी, अब यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो क्या है वो ज़ीरो हो जाएगी। पीछे हमारे पास क्या बचेगा, आर वेक्टर डॉट सी इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि इस बार भी वही काम होगा जो ऊपर हुआ था कि दो वेक्टर्स आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर दो सेम वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए वो क्या हो जाएगा ज़ीरो। तो ये हमारे पास इस बार लेफ्ट हैंड साइड ज़ीरो हो गई, तो पीछे क्या बचा हमारे पास, वेक्टर आर वेक्टर डॉट सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो देखें जब दो हमारे पास वेक्टर्स हैं, क्योंकि सी भी हमारे पास एक कांस्टेंट वेक्टर है सी भी वेक्टर और आर भी, तो दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो की इक्वल तब होती है जब वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। और हमने ये चीज़ शो करवानी थी कि हमारा जो पार्टिकल है वो एक परपेंडिकुलर प्लेन में, मीन्स कि एक्स वाई प्लेन, क्योंकि एक्स वाई प्लेन भी आपस में दोनों प्लेन्स जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास दो वेक्टर्स बचे आर डॉट सी इज इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स कि आर और सी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमने भी यही फर्स्ट प्रॉपर्टी में शो करवाना था कि प्लेन हमारे पास क्या है, एक्स वाई प्लेन है, एक परपेंडिकुलर प्लेन है। इसके बाद आ जाती है सेकंड प्रॉपर्टी। अब हमने सेकंड प्रॉपर्टी को प्रूव करना है, तो उसमें हमने क्या शो करवाना था कि एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या है, कंजर्व है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ सेकंड प्रॉपर्टी। इसमें फिर हमने क्या किया, देखें जो ऊपर हमारे पास हमने एक इक्वेशन प्रूव की है आर क्रॉस वी इज इक्वल टू सी, जिस इक्वेशन ए कहा है मैंने उसको यूज़ करेंगे।
उसके हमने इस इक्वेशन ए के दोनों साइड पे m से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास बना है m इंटू आर क्रॉस वी, ये हमारे पास बन गया एंगुलर मोमेंटम। और ये किसके इक्वल आया, एम सी के। सी भी मेरे पास एक कांस्टेंट वेक्टर था और एम भी, तो हम क्या कहेंगे, एम सी को क्या देंगे एच, क्योंकि ये दोनों मिलके भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी बन रही है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया कि ये एच है। और एच भी हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट ही है। तो अब हमने क्या किया, और जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास बना वो क्या बना है, एम इंटू आर क्रॉस वी, मीन्स कि ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम बन गया। वो किसके इक्वल है, एच के। ठीक है, तो इसके बाद ये जो पैराग्राफ है ये एक बार छोड़ देंगे, थर्ड प्रॉपर्टी में आएगा, यूज़ होगा। डायरेक्ट नीचे आए, यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल फोर्स, ये वही हमने जो पीछे पढ़ी हुई थी। अब प्रूफ पे आए, जहाँ लिखा हुआ है कि सेकंड प्रॉपर्टी का प्रूफ ये। अब देखें ऊपर मैंने जो मल्टीप्लाई किया है, तो वो हमारे पास मैंने क्या बताया है कि वो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला बन गया लेफ्ट हैंड साइड पे। वो क्या था, आर इंटू एम इंटू आर क्रॉस वी था ना। तो एम अगर हम अंदर वी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो एम वी हमारे पास क्या बन गया, मोमेंटम। उसे मैंने पी कह दिया, साथ में आर वेक्टर वैसे ही आ गया। मीन्स कि एल हमारे पास यहाँ पे किसके इक्वल आ गया, आर क्रॉस पी के। ठीक है, पी को हम एम वी भी लिख सकते हैं, तो इसलिए वो ऊपर के इक्वल ही है। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल आया, आर क्रॉस पी के। ठीक है, तो ये फार्मूला हम हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम का। इसमें हमने क्या किया, दोनों साइड पे आर वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया डॉट प्रोडक्टली। तो हमारे पास फिर वही राइट साइड पे दो आर थे, दो वेक्टर्स थे जिनकी डॉट हो रही थी, इसलिए वो ज़ीरो हो गया। तो जो एंगुलर मोमेंटम है हमारे पास वो एल डॉट आर वेक्टर, वो क्या हो गया, उनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो ज़ीरो के इक्वल आ गई। तो हमने यहाँ से क्या शो करवाया कि ये भी क्या है, हमारे पास कंजर्व है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम भी हमारे पास क्या है, कंजर्व्ड है। अब हमारे पास आता है थर्ड प्रॉपर्टी का प्रूफ। थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या बताई है, थर्ड प्रॉपर्टी पे वापस चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है कि हमारे पास द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, वो भी क्या है, कंजर्व है। पहली प्रॉपर्टी में हमने क्या बताया था कि हमारा जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो एक एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी में हमने क्या बताया था कि एंगुलर मोमेंटम क्या कंजर्व है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए हमने क्या किया था कि वही ऊपर जो प्रूफ वन से हमने एक इक्वेशन ली, वहाँ हमने n से मल्टीप्लाई करके एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला बना लिया। उस फार्मूले में फिर हमने क्या किया, r एक वेक्टर लिया और उससे दोनों साइड में मल्टीप्लाई जो करवाया, तो हमारा वो जो प्रोडक्ट है एंगुलर मोमेंटम डॉट आर वेक्टर, उसकी प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो की इक्वल है। तो हमने यहाँ से क्या शो करवा दिया कि एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या है, कंजर्व है। अब हम क्या करते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी का प्रूफ है। तो देखें उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखें यहाँ जो लिखा है शो डैट के आर स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू एच, ये हमने शो करना है। थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव करने से पहले दो आइडेंटिटीज़ हैं वो हमने फाइंड करनी है। ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं ना, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं सेंट्रल फोर्स फील्ड की, उसमें थर्ड प्रॉपर्टी ही मेन है और लेंथी भी है थोड़ी। तो इसमें देखें थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव करने से पहले दो तो होगी, थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले दो आइडेंटिटीज़ हैं वो प्रूव करेंगे, फिर उनको यूज़ करके हम थर्ड प्रॉपर्टी का प्रूव करेंगे। पहली आइडेंटिटी क्या है, जो ब्रैकेट में यहाँ बॉक्स में लिखी हुई है कि आर स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू एच, ये हमने शो करना है रिलेशन। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है पैराग्राफ में कि इन द मोशन ऑफ द पार्टिकल टेकन प्लेस इन अ प्लेन, वो हमने प्रूव कर दिया कि प्लेन में है। आगे क्या है, चूज दिस प्लेन टू बी एक्स वाई प्लेन एंड द कोऑर्डिनेट डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी टू बी पोलर कोऑर्डिनेट्स। कि अगर हमने ये कहा है कि जो पार्टिकल है वो मूव तो कर रहा है एक प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, अगर हम उसको इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें, जहाँ मीन्स कि एक्स वाई की जगह आर थीटा यूज़ करें, तो फिर हमारे पास जो फार्मूला बनता है एफ इज़ इक्वल टू एम ए, वहाँ ए की वैल्यू क्या लगेगी, ये एक पूरा डेरिवेशन है, उसके बाद ये हमारे पास एक्सेलरेशन आती है। यहाँ आप डायरेक्ट याद कर लें कि ये हमारे पास क्या आएगा, एफ इज़ इक्वल टू एम ए, और एम की एक वैल्यू क्या आएगी, एम इंटू, अब आगे ये पूरी वैल्यू क्या है, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्केयर, पहले ये है, साथ में उसके किसकी हमने देखा है आर वन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में हमने देखा है। इसी तरह प्लस आगे अब ब्रैकेट में क्या है कि आर थीटा डबल डॉट प्लस टू आर थीटा और थीटा डॉट आर डॉट,
तो ये हमारे पास क्या है, थीटा की यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में, मीन्स कि ये एक्सेलरेशन है हमारे पास। तो अब हमने क्या किया, ये हमारे पास वो एक फोर्स जो मैंने बताई है F इज इक्वल टू एम ए, तो ये सारी ए की वैल्यू थी। तो ओवरऑल हमारे पास अगर एम से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये सारी एफ की वैल्यू बन गई। एक एफ की वैल्यू ये है, और एक हमारे पास जो सेंट्रल फोर्स की हमने पढ़ी है वो क्या है, एफ इज इक्वल टू स्मॉल एफ इंटू आर यूनिट वेक्टर आर। ठीक है, तो दोनों एफ को अगर मैं कंपेयर कर लूँ तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी। एक इक्वेशन किसकी इक्वल आएगी, एफ ऑफ आर के, और दूसरी किसकी इक्वल आएगी, जीरो के। ये मेरे पास दो इक्वेशंस बन गई, इनको हम क्या कहते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर सेंट्रल फोर्स फील्ड। ठीक है, तो अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके हम दो आइडेंटिटीज प्रूव करेंगे, तो वहाँ से हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी का प्रूव हो जाएगा। देखें, पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने ये रिलेशन लिया कि m इंटू आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट इज इक्वल टू 0। पहले मैंने ये लिया, इसमें मैंने क्या किया, m मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो m ख़त्म। बाकी जो मेरे पास रिलेशन बचा है, इस रिलेशन में मैंने r को मल्टीप्लाई करवा दिया दोनों साइड से। r को जब मल्टीप्लाई करवाया तो ये मेरे पास प्रोडक्ट रूल बन रहा है, जो प्रोडक्ट का फार्मूला हम खोलते हैं ना, तो ये वो फॉर्म बन रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको वापस बंद कर देंगे, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे मैंने क्योंकि m को ज़ीरो नहीं किया तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये बाद में ज़ीरो ही हो जाएगा। तो मेन हमारे पास क्या बनेगा, डी ओवर डी टी इंटू आर स्क्र थीटा डॉट इज इक्वल टू 0। ये बन रहा है क्योंकि हमने प्रोडक्ट रूल को बंद किया। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड पे, तो 0 क्योंकि एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका डेरिवेटिव 0 आ रहा है, तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट टर्म आएगी, वो हमने क्या कह दिया कि ये क्या है, h। ठीक है, तो यहाँ से हमने पहली आइडेंटिटी प्रूव कर ली कि हमारे पास जो थीटा स्क्वायर, या ये कह सकते हैं कि आर स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू एच, या फिर हम कह सकते हैं कि थीटा डॉट इज इक्वल टू एच ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, ये थी पहली आइडेंटिटी। उसके बाद हम स्किप करके चलते हैं ये पेज, सेकंड क्वांटिटी पे। सेकंड जो आइडेंटिटी है हमारे पास वो क्या है, वो यहाँ से शुरू हो रही है, ये यहाँ से। इसमें क्या है कि सिंस वी नो डैट कि आर हमारे पास क्या है, एक कंपोनेंट है ऑफ द इक्वेशन। अब हमारे पास जो सेकंड हमारे इक्वेशन फाइंड की थी, एक इक्वेशन तो हमारी 0 की इक्वल आ रही थी, दूसरी किसकी इक्वल आ रही है, एफ ऑफ आर के, कंपेयर करने के बाद। तो उसको सॉल्व करके हमने एक आइडेंटिटी प्रूव की, थीटा डॉट की वैल्यू निकाली। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये टर्म मेरे पास जो है, इसमें m को मैंने उधर ला के एफ ऑफ आर के नीचे डिवाइड करवा दिया। बाकी अब मेरे पास ये जो इक्वेशन बची है, इसमें क्या है, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ आर ओवर m। ठीक है, तो इस इक्वेशन में थीटा डॉट है हमारे पास, ऊपर हमने थीटा डॉट की वैल्यू फाइंड की हुई है, वो क्या है, एच ओवर आर स्क्वायर। वो वैल्यू यहाँ पे पुट की, तो ये मेरे पास क्या बन गया, एच का स्क्वायर ओवर आर की 4, और ऊपर भी एक आर है, तो आर और आर की 4 से एक आर कैंसर। तो ये मेरे पास इक्वेशन बी बची, बी बन गई। ठीक है, बी इक्वेशन हमारे पास क्या है, आर डबल डॉट माइनस आर स्क्वायर ओवर आर 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ आर ओवर एम। ठीक है, यहाँ इक्वेशन बी तक हम पहुँच गए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्वांटिटी लेट करेंगे। लेट हमने क्या किया है कि u इज इक्वल टू 1 ओवर आर, या इसको ये भी कह सकते हैं कि r इज इक्वल टू 1 ओवर u। ठीक है, मीन्स कि हमने अब यहाँ से बी इक्वेशन तक हम आ गए हैं। अब हमने r का डबल डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, वो जो हमारे पास r का डबल मीन्स का r डबल डॉट, वो हमने फाइंड करना है। वो फाइंड करके इक्वेशन बी में पुट कर देना है। तो इसके लिए हमने लेट पहले क्या किया कि r किसकी इक्वल है, 1 ओवर u के। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास जो है रिलेशन वो क्या है, ये नेक्स्ट पेज पे देखें। अच्छा, ये जो हमने लेट किया है कि u इज इक्वल टू 1 ओवर आर, तो अगर दोनों साइड पे डेरिवेटिव है तो डी यू किसकी इक्वल आ जाएगा, माइनस 1 ओवर आर स्क्वायर डी आर के। ठीक है, और उसके बाद दोनों साइड पे अगर डी थीटा से डिवाइड करवा दें तो वो रिलेशन बना हमारे पास। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर ये जो आर स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है माइनस आर स्क्वायर, उसको उस साइड मल्टीप्लाई करवाएं तो वो हमारे पास डी आर और डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अगर यहाँ डिवाइड में रहने दें, मीन्स कि 1 माइनस 1 ओवर आर स्क्वायर यही रहने दें, तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू है, डी यू और डी थीटा की। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, आर डबल डॉट की।
तो फिर देखें नेक्स्ट पेज पे कि आर डॉट हमारे पास किसकी इक्वल होता है, आर डॉट का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ आर। तो आर डॉट को मैं ये लिख सकता हूँ डी आर और डी टी, ठीक है। और यहाँ अगर फिर मैं चेन रूल लगाऊँ तो मैं डी आर और डी टी को कैसे लिखूँगा, डी आर ओवर डी थीटा और आगे डी थीटा और डी आर, ठीक है। अब देखें ये मैंने दो पार्ट्स में से कर लिया, चेन रूल लगा दिया। तो देखें ये जो डी थीटा और डी आर है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी डॉट और सॉरी थीटा डॉट, और थीटा डॉट के ऊपर वैल्यू हमने फाइंड की है, वो किसकी इक्वल थी, एच ओवर आर स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, डी आर ओवर डी थीटा और इंटू एच ओवर आर स्क्वायर, ये बन गया। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, एक तो हमारे पास ये आ गया और ऊपर अभी हमने ये, अब हमारे पास जो एच और आर स्क्वायर के साथ डी आर ओवर डी थीटा है इसकी वैल्यू ऊपर हम देख सकते हैं। इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखें ऊपर जो हमने लेट किया था कि डी यू ओवर डी थीटा इज इक्वल टू माइनस वन ओवर आर स्क्वायर डी आर ओवर डी थीटा। तो वहाँ से अगर मैं करूँ जो आर वहाँ पे डिवाइड हो रहा है उसे ले जाके मल्टीप्लाई करवा दूँ तो मेरे पास आर डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो वो मेरे पास क्या आएगी, वो आ जाएगी मेरे पास आर स्क्वायर डी यू और डी थीटा, ठीक है। तो वो जब यहाँ पे पुट करूँगा तो आर स्क्वायर वहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बाकी मीन्स के आर डॉट किसकी इक्वल आएगा, और यहाँ जो आर था उसको मैंने क्या कह दिया, यू स्क्वायर कह दिया। तो यू स्क्वायर और यू स्क्वायर एच डी आर और डी थीटा ये था। तो जब डी आर और डी थीटा की वैल्यू लगेगी तो यू स्क्वायर यू स्क्वायर कर लें या आर स्क्वायर कर लें, मीन्स तो वो कैंसिल हो जाएंगे। आर आर डॉट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस एच डी यू और डी थीटा, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए हम। अब देखें अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो डी यू और डी थीटा की वैल्यू है वो हम जानते हैं कितनी। अब यहाँ आर डॉट तक तो हमने फाइंड कर ली, अब इसके अगेन डेरिवेटिव लेंगे आर डबल डॉट हो जाएगा। तो वो जो अगेन डेरिवेटिव लेंगे वो क्या होगा, वो आ जाएगा अगेन डी ओवर डी टी। तो वो जो डी ओवर डी टी डेरिवेटिव हमने लेना था उसको मैं चेन रूल से खोल के क्या लिख दिया असल में, डी ओवर डी थीटा। ये ब्रैकेट वाले टर्म एक बार ना देखें, सिर्फ ये देखें कि आर डबल डॉट किसकी इक्वल है, डी ओवर डी थीटा और आगे डी थीटा और डी टी। इसको डेरिवेटिव को मैंने चेन रूल से दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया और बीच वाली जो हमारे पास आर डॉट की वैल्यू थी वो वैसे ही है, ठीक है। तो हमने इस तरीके चेन रूल से ये कर लिया। इसके बाद हमने क्या किया है, ये जो चेन रूल से हमने दो हिस्सों में किया है डेरिवेटिव को, तो एक हिस्सा क्या बना डी थीटा और डी टी। तो यहाँ फिर हम वैल्यू लगा सकते हैं थीटा डॉट की, वो क्या होगी एच यू स्क्वायर या फिर एच ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। मीन्स के हमने आर डबल डॉट की वैल्यू फाइंड कर ली। इसको हम वापस बी में पुट करेंगे। तो बी में पुट करने के बाद हमें क्या मिल जाएगी, डी टू यू मीन्स के डबल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू थीटा प्लस यू और ये किसकी इक्वल है, इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे भी आर मीन्स कि जहाँ जहाँ भी वैल्यू थी आर वहाँ पे क्या लग जाएगी वन ओवर यू, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, सी आ गई, ठीक है। सी इक्वेशन तक हम पहुँच गए। अब हमने क्या करना है, जहाँ यू है वहाँ क्या कर देना है, आर से वन ओवर आर से रिप्लेस कर देना है। इक्वेशन सी के अंदर यू की जगह हमने क्या करना है, वन ओवर आर रिप्लेस कर देना है। तो ये क्या बन जाएगी, वन ओवर आर रिप्लेस किया तो हमारे पास ये नेक्स्ट टर्म आ गई, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे, मीन्स कि उसका जो डबल डेरिवेटिव है वो फाइंड करेंगे और बाकी टर्म वही है। मीन्स कि जो फर्स्ट टर्म है डबल डेरिवेटिव ऑफ वन ओवर आर वो यहाँ साइड पे हमने किया हुआ है। देखें पहले वन ओवर आर का मैंने एक डेरिवेटिव लिया, मुझे क्या मिला माइनस वन ओवर आर स्क्वायर डी आर ओवर डी थीटा। जब वन ओवर आर का मैंने डबल डेरिवेटिव लिया तो वो मेरे पास किसकी इक्वल आया, टू ओवर आर थ्री डी आर ओवर डी थीटा का स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस वन ओवर आर स्क्वायर और डबल डेरिवेटिव ऑफ आर। मीन्स कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था वो जो हमें मिला था उसकी प्रोडक्ट ले लिया हमने, प्रोडक्ट फार्मूला लग गया उस पर। तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव ऑफ आर आ गया वन ओवर आर। तो वो जो सिर्फ सिंपली हमने
जो फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ बनी थी सेकंड डेरिवेटिव ऑफ 1/r, सिर्फ वो हमने फाइंड की और यहाँ पुट कर दी। तो ये हमारे पास फाइनल रिलेशन बना जिसे मैंने डी कहा है। ये हमारे पास सेकंड आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, तो ये दो आइडेंटिटीज, पहले थीटा डॉट की वैल्यू जो क्या थी थीटा डॉट की वैल्यू थी h/r², एक वो आइडेंटिटी और एक ये डी आइडेंटिटी, ये दो हमने प्रूव कर ली। अब इन दोनों को हम यूज़ करके थर्ड जो प्रॉपर्टी थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ठीक है, इज कांस्टेंट, तो वो हम प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि हमारे पास सपोज दैट इन टाइम डेल्टा टी द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम m to n एज शो इन द फिगर, कि हमारे पास एक पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स फील्ड जब मूव करता है पॉइंट m से n तक, तो वो जो एरिया कवर करता है उसमें वो हमारे पास हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होती है, पैरेललोग्राम। ठीक है, कि पैरेललोग्राम का हाफ जो है वो यहाँ पे ये पार्टिकल अपनी मोशन के थ्रू कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया कितना बन रहा है, हाफ और r क्रॉस डेल्टा r का माड। ठीक है, ये वैल्यू बन रही है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद लिमिट ले लेंगे। जब लिमिट लेंगे तो ये हमारे पास अंदर क्या बन जाएगा, a डॉट इज इक्वल टू 1/2 और अंदर क्या हो जाएगा r क्रॉस v। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, r क्रॉस v हो जाएगा। और r क्रॉस v ये हमने अभी ऊपर प्रूव किया था कि ये किसकी इक्वल है, h के। ठीक है, r क्रॉस v हमारे पास कांस्टेंट की इक्वल था, c की इक्वल भी हमने एक बार से किया और साथ में हमने मैथ को मल्टीप्लाई करवाया था, मीन्स कि हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म थी r क्रॉस v, तो हम c भी कह सकते हैं h भी कह सकते हैं। तो अभी हम कहते हैं कि ये किसके इक्वल है, r क्रॉस v h के इक्वल है। क्या मतलब कि a डॉट हमारे पास किसके इक्वल है, a डॉट जो है हमारे पास वो किसके इक्वल है, h/2 के। ठीक है, और जो हमने ऊपर आइडेंटिटी प्रूव की है उसमें हमने क्या बताया कि थीटा डॉट किसके इक्वल है, h/r² के। मीन्स कि अगर वहाँ से h की वैल्यू निकालें तो वो कितनी आती है, r² थीटा डॉट। ठीक है, तो फिर एरिया जो है हमारे पास वो कितना आ गया, a डॉट, या हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ये a डॉट वो किसके इक्वल आया, या कह दें h/2 या कहें r² थीटा डॉट ओवर 2। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो इसकी डायरेक्शन, क्योंकि ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन हम साथ में लगा देंगे k। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, इसको हम कहते हैं अक्सर एरियल वेलोसिटी भी कहते हैं। ठीक है, और लॉ ऑफ एरियाज भी कहते हैं। तो अगर सम अप कर दूं तो हमने अभी तक सिर्फ क्या किया, सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी तीन प्रॉपर्टीज़ देखी कि अगर एक पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स फील्ड मूव करता है तो तीन प्रॉपर्टीज़, पहली क्या थी, प्लेन में मूव करेगा, दूसरी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, और थर्ड क्या थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या है, कांस्टेंट होता है। तो पहली दो तो आसान थी। थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए हमने पहले दो आइडेंटिटीज़ प्रूव की। ठीक है, वो एक इक्वेशन बनाई, f इज इक्वल टू एम और ए, सॉरी f इज इक्वल टू एम ए की वहाँ हमने एक्सेलरेशन की ठीक ठाक लंबी वैल्यू लगाई। उसके बाद उसको सेंट्रल फोर्स का जो फार्मूला था उसके साथ दोनों फोर्सेस को कंपेयर किया, दो इक्वेशंस बन गई। एक इक्वेशन को सॉल्व करके हमने एक आइडेंटिटी प्रूव की, दूसरी को सॉल्व करके दूसरी आइडेंटिटी, फिर उन दोनों आइडेंटिटीज की हेल्प से हमने थर्ड प्रॉपर्टी का प्रूव किया। तो आज की वीडियो में यहीं तक। इस वीडियो को एक बार फिर सुनने के बाद आपको समझ ना आए क्योंकि मैंने सारी चीज़ें बाय हैंड नहीं की, सिर्फ आपको यहाँ से रिवाइज करवाया। तो एक बार थोड़ा ध्यान से खुद देखिएगा, भी बाय हैंड कीजिएगा। कई पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आप बाय हैंड करेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएंगे, सुनने से सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती। यहाँ पे इस चैनल पे जो वीडियोस मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ कुछ नोट्स हैं मेरे पास, तो मैं उनको सिर्फ रिवाइज़ कर रहा हूँ अपनी प्रैक्टिस के लिए भी, और वो आपको मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, तो चलो आपकी भी हेल्प हो जाएगी। तो आप एक बार इसे सुने भी, कहीं पे काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको सुनने से क्लियर हो जाएंगे और बाकी बाय हैंड करेंगे तो वहाँ से भी आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियोज़ में आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।